सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं ये रीडिंग पे होगी। इस वीडियो में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको दे दूंगा रीडिंग समझाने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैं रीडिंग को बहुत ही डीपली पढ़ाता हूं और समझाता हूं। आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको घर बैठे बहुत इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी। आप घर बैठे ही रीडिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे और अगर आपको रीडिंग का कोई पार्ट नहीं आ रहा होगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको इस वीडियो के बाद समझ आ जाएगी। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलता हूं अपने लेक्चर की तरफ। सो इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड Why it is difficult for some to get good score in English? क्यों कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, and why it is easy for others to get their desired result? और क्यों कुछ लोगों के लिए इजी होता है कि जो उनको रिजल्ट चाहिए होता है वो उनको वो मिल जाता है। और हम लोग क्या करेंगे, we will try to understand English as well as why comma hyphen is used। हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉमा और हाइफन क्यों यूज किया जाता है एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस इन इंग्लिश, और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है इंग्लिश में, ये भी हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रीडिंग विच इज इन इंग्लिश एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं आज आपको रीडिंग कराने जा रहा हूँ ये एक लैंग्वेज में है और वो लैंग्वेज कौन सी है, वो इंग्लिश है। Some people can understand each and every word of English। कुछ लोगों को तो इंग्लिश का हर एक वर्ड बड़ा इजीली समझ आ जाता है and it does not mean that everyone can understand each and every word of it। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरों को, हर किसी को इंग्लिश का हर एक वर्ड समझ आ जाता है। We are good at something and not so good at other। हम लोग किसी चीज़ में तो बहुत अच्छे होते हैं पर इतना अच्छा दूसरी चीज़ों में भी नहीं होते। ये मैं सब आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा और जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या मेरे कहने का मतलब है। अब क्या होता है कि रीडिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन इजी होते हैं और वो 10 से 12 क्वेश्चन किस पैराग्राफ में किस क्वेश्चन में होंगे ये किसी को नहीं पता होता। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक दो बहुत इजी होते हैं और अदर्स डिफिकल्ट होते हैं। बच्चे जब अटैम्प्ट करते हैं तो इजी वाले तो उनको समझ आ जाते हैं, लेकिन जब डिफिकल्ट अटैम्प्ट करते हैं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते और क्या होता है कि उनकी इम्प्रूवमेंट भी नहीं आती। उनको ये लगता है कि 10-12 नंबर तो मैंने अचीव कर लिए हैं, अब मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा इंग्लिश में तो हो सकता है मेरे 12 से 22 नंबर हो जाए। वो नहीं होगा जब तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करोगे, आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जब तक आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो लैंग्वेज जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अगर आपको समझ ही नहीं आएगी तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। आप 10 से 12 और कभी कभी गैस वर्क करके 15 नंबर ले सकते हो। ये मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि ये डिजायर्ड रिजल्ट देना है तो आपको इंग्लिश को सुधारना होगा। आपको प्रैक्टिस करके नहीं सुधर पाओगे, आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी। ये देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, शायद आपको उससे क्लैरिटी हो जाए कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अब आप देखिए द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द पैराग्राफ, जो मैं आपको पैराग्राफ दिखाने जा रहा हूँ वो स्पेनिश में है। अब ये देखिए एक पैराग्राफ है, ये एक लैंग्वेज है स्पेनिश। अब कईयों को स्पेनिश तो आती होगी, उनको तो समझ आ जाएगा, पर हर किसी को तो समझ नहीं आती। आप और मैं, मुझे भी नहीं आती, पर मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर ऐसी कोई लैंग्वेज आ जाए जिसकी समझ हमें नहीं है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तो बस गैस वर्क करना पड़ेगा और इसके अलावा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक पैराग्राफ दिया है देखिए, और इस पैराग्राफ के नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या है, अब मुझे इस पैराग्राफ में से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। हम लोग क्या करते हैं, जब इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कीवर्ड उसका ढूंढते हैं। तो मुझे एक कीवर्ड तो यहाँ पे मिल गया, मैरी और मैरी, तो मुझे इतना हो गया कि हाँ भी मैरी का तो यहाँ कीवर्ड तो है, अब आंसर मुझे यहीं से ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद उस पैराग्राफ में क्या लिखा है मुझे नहीं पता और शायद आपको भी ये शायद नहीं पता होगा, पर आपको ये तो पता क्या कि आपको कीवर्ड तो यहाँ पे मिल गया, आंसर आपका यहीं पे है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप 100% क्या करोगे, आप गैस वर्क करने की
कोशिश करोगे। और अगर क्वेश्चन होगा कि टेल मी इफ इट्स ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, तो इसमें क्या होगा, आपको बाकी कीवर्ड्स तो मिले नहीं यहाँ पे, तो आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा कि आप यहाँ पे नॉट गिवन लगा दोगे। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों कि वो यहाँ पे गैस वर्क कर देंगे यस का। अब जो बच्चे नॉट गिवन लगाएंगे क्योंकि उनको कीवर्ड्स मिले ही नहीं, बाकी कीवर्ड्स तो है ही नहीं ऊपर, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये नॉट गिवन हो जाएगा। और जब आप नॉट गिवन लगाओगे और आपका आंसर सही हो गया तो आपको लगेगा कि वाकई मुझे समझ आना शुरू हो गया कि नॉट गिवन क्या होता है, यस क्या होता है, नो क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, ट्रू क्या होता है। पर ऐसा तो नहीं है, आपने तो गैस वर्क किया है। अगर आप गैस वर्क करके नंबर लोगे तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे, आप 10 से 15 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाओगे, वहीं पे नंबर इतने ही आएंगे आपके, बाकी आपको समझ नहीं आएगा, वहाँ पे आपके सारे गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी। अगर स्पेनिश हो तो आपको स्पेनिश भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, हाँ इसका आंसर तो नॉट गिवन ही लग रहा है मुझे भी, क्योंकि यहाँ पे बाकी कीवर्ड्स तो मिले नहीं। पर क्या आपको लगता है कि इस तरह से मुझे समझ आ जाएगी इंग्लिश? नहीं, इस तरह से मुझे इंग्लिश समझ नहीं आएगी। मुझे इंग्लिश तभी समझ आएगी जब मैं इसको समझने की कोशिश करूँगा और अपनी शायद लैंग्वेज में समझ उसको ट्रांसलेट करूँगा दिमाग में, चाहे लिख के, तो फिर मुझे समझ आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए मैंने आगे क्या किया, मैंने इसी पैराग्राफ जो मैंने स्पेनिश में लिया है इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो देखिए क्या बनता है, जब वह छोटी थी, ये जो लिखा है दस्ते पेक्यूमेना, जब वह छोटी थी मेरी अपनी प्रोडिजियस मेमोरी के कारण सबसे आगे थी और 16 साल की उम्र में उसने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के अंत में गोल्ड मेडल जीता। तो ये जो स्पेनिश में लिखा है, जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तब तो मुझे समझ आ गया कि ये क्या कह रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया। अब क्वेश्चन को जब मैंने ट्रांसलेट किया तो क्या बना मेरे सामने आया, क्वेश्चन में क्या लिखा, मैरी को बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट हो गया था। अब मैंने जब इसको ट्रांसलेट किया तो मुझे बहुत क्लैरिटी होगी कि ये क्या कह रहा है। अब मेरे लिए क्या होगा, मेरी जब समझ आ गया तो मेरे लिए आंसर देना भी बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, ये नॉट गिवन ही बनता है क्योंकि जो ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में कही गई है ऐसी बात पैराग्राफ में नहीं दिखी। हाँ, मैरी का बात तो यहाँ पे की थी, छोटी 16 साल की उम्र, तो बचपन में की बात उसने यहाँ पे की थी, लेकिन बाकी बात जो कही गई है क्वेश्चन में वो तो है ही नहीं है। तो इससे क्या हो गया, इससे आंसर हो गया नॉट गिवन। पर अगर जब मुझे समझ आ गया तो मेरे लिए बहुत इजी था आंसर को देना। पर नहीं समझ आया, जब मैंने यहाँ पे था तो मुझे कीवर्ड्स नहीं मिले तो मैंने क्या किया, गैस वर्क कर दिया नॉट गिवन। पर ऐसे नॉट गिवन देकर मुझे आंसर देकर ये तो क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या कह रहा है, और ये क्या होगा, मैं इंप्रूव भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने तो बस गैस वर्क किया और गैस वर्क मेरा ठीक हो गया तो मुझे क्या लगा कि मुझे समझ आनी शुरू हो गई इंग्लिश की। ऐसा इंग्लिश समझ नहीं आएगी। फिर मैं आपको बोलता हूँ, आपको अगर इंग्लिश सुधारनी है तो आपको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आपकी सुधार आता जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको घर करनी पड़ेंगी ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो और आपको घर बैठे इंग्लिश समझ आनी शुरू हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। विल स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉमा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे कॉमा को अंडरस्टैंड करना है, एज वेल एज हाउ वी शुड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज एट होम, और किस तरह हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हम लोग ये लैंग्वेज घर बैठे समझ सके। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, उस सेंटेंस को थोड़ा तोड़ता हूँ। पहले एक सेंटेंस लिया है, राम लिव्स इन एन अपार्टमेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, राम जो है एक अपार्टमेंट में रहता है। ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैंने और खींचा और मैंने क्या किया, राम लिव्स इन एन अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। राम एक अपार्टमेंट रहता है और वो अपार्टमेंट कहाँ है, इन माई नेबरहुड। ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या, थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन अधूरी है। अधूरी कैसे है, देखिए राम जो है अपार्टमेंट में रहता है, वो कौन है, राम कौन है, ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया, अधूरी इंफॉर्मेशन है। अपार्टमेंट, कौन से अपार्टमेंट में रहता है, ये मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बताई। और हाँ, मैंने नेबरहुड कहाँ, कौन से नेबरहुड, मेरा कौन सा एरिया है, ये भी मैंने इंफॉर्मेशन इसमें नहीं बताई। पर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो राम के बारे में बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया, पर ये नहीं बताया कि राम कौन है, कौन से अपार्टमेंट में रहता है और नेबरहुड कौन सा है। सो अगर मैंने इसको कॉम्प्लेक्स करना है तो मैं कैसे, इसको मैं कॉमा और हाइफन देके भी इसको कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ। कैसे, देखिए अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दी। कॉमे को मैं थोड़ा सा बड़ा कर ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब मैंने बताया राम, राम को मैंने क्या बताया यहाँ पे, राम अ प्रोफेसर इन DAV कॉलेज, है ना, और लिव्स इन एन अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड। अब देखिए सेंटेंस तो ये था, उसको मैंने कॉम्प्लेक्स किया तो मैंने यहाँ पे कॉमा 2 लगा दिए। और मैंने बताया कि राम कौन है, राम है एक प्रोफेसर DAV कॉलेज में, वो क्या करता है, वो एक अपार्टमेंट में रहता है, वो नेबरहुड में आए। अब मैंने इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करना है। अगर मैंने इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं बताऊंगा कि अपार्टमेंट क्या है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, इसको कैसे इसको कॉम्प्लेक्स किया, राम अ प्रोफेसर इन DAV कॉलेज लिव्स इन एन अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट कौन सा है, विच इज ओन्ड बाय मिस्टर गुप्ता इन माय नेबरहुड। अब आप देखिए मैंने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड किया, और मैंने अगर किसी को कंफ्यूज करना है तो वो भी मैंने कंफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आसान थी तो शायद समझना बहुत इजी होगा, पर जिन लोगों को बड़ा सेंटेंस मिलेगा, बहुत सारी वोकैब होगी उसमें उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब मुझे नहीं पता चला कि राम लिव्स इन अपार्टमेंट विच इज़ ओन्ड बाय मिस्टर गुप्ता इन माय नेबरहुड। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे कौन सी चाहिए ये मुझे नहीं पता, अब सेंटेंस क्या है ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, और मैं थोड़ा कन्फ्यूज भी हो जाऊँगा अगर सेंटेंस ऐसे दिया जाए। पर आप देखिए सेंटेंस एक्चुअली है क्या था, सेंटेंस था राम लिव्स इन एन अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड, और इसको मैंने कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया। ये देखिए ये था सेंटेंस, और इसको मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया। कैसे कॉम्प्लेक्स किया, मैंने बताया राम जो एक DAV कॉलेज में प्रोफेसर है, वो अपार्टमेंट में रहता है, अपार्टमेंट विच इज़ ओन्ड बाय मिस्टर गुप्ता। अब देखिए जहाँ पे ये कॉमा लग जाए, जहाँ पे कॉमा लग जाए, ये उस नाम को, उस जगह को ये रिप्रेजेंट और आगे बताना चाहता है कि उसके बारे में क्या। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया तो यहाँ पे ये जो प्रोफेसर है ये किसको बता रहा है, ये राम को बता रहा है, तो मैंने कॉमा यहाँ लगा दिया, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब अपार्टमेंट के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, क्या किया कि अपार्टमेंट के बारे में मैंने कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो इन्फॉर्मेशन मैंने कैसे देनी है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के वो इन्फॉर्मेशन दी कि अपार्टमेंट जो कि मिस्टर गुप्ता द्वारा ओन किया जाता है, वो राम मेरे नेबरहुड में रहता है। देखिए कॉम्प्लेक्स तो हो गया, विच इज़ ओन्ड बाय मिस्टर गुप्ता, ये मैंने अपार्टमेंट के बाद कॉमा लगाया तो ये बता रहा है कि ये अपार्टमेंट मिस्टर गुप्ता द्वारा ओन किया जाता है। ये राम के बाद मैंने कॉमा लगाया तो वो बताता है कि वो एक प्रोफेसर है DAV कॉलेज में। अब इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी राम के बारे में तो मैंने कॉमा क्लोज कर दिया। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन बताई अपार्टमेंट के बारे में, उसके बाद कॉमा लगाया तो मैंने कॉमा क्लोज कर दिया और मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया, पर मैं आपको यहाँ क्या बताने जा रहा हूँ वो ये कि जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, वहाँ कॉमा लगा दो, और वो अगर सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो उसको कॉमे के साथ बंद भी कर दो, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये तुम्हारे सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस चीज़ के बारे में जिसके आगे मैंने कॉमा लगाया। लिव्स इन एन अपार्टमेंट, उसके बाद कॉमा लगाया तो मैंने बताया कि ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपार्टमेंट के बारे में, ये तुम्हारे सेंटेंस का पार्ट नहीं है। पर ये तो आपको समझ आना चाहिए ना, पहले तो आपको कॉमा समझ आना चाहिए, फिर आपको ये समझ आएगा कि ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है। सेंटेंस तो तुम्हारा क्या था, राम लिव्स इन एन अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड, ये था। तो ये कैसे हम लोग ग्रैब करेंगे, जब हम लोग ये इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करेंगे, इस इंफॉर्मेशन, तब जाके ये हमारा सेंटेंस क्लियर होगा, और तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं आपको रेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। हाँ जी, अब मैंने इसको रेड कर दिया तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये आपके इन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दोगे तो आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएगा और आपको सेंटेंस पे क्लैरिटी है, और अगर आपको सेंटेंस पे क्लैरिटी है तो आपको आंसर ढूंढना भी उतना ही
आसान हो जाएगा। सो होपफुल थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा। आगे थोड़ा सा मैं और इसको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि आई नो राम, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं राम को जानता हूँ। अब यहाँ पे राम कौन है? अगर देखिए यहाँ पे था कि एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन थी तो मैंने कॉमा लगाया और कॉमा क्लोज किया। कई बार क्या होता है कि मैं कॉमा लगाता हूँ, कॉमा क्लोज नहीं करता, और वो क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। वो देखिए यहाँ पे क्या मैंने किया, आई नो राम। अब आई नो राम, राम कौन है? मैंने कॉमा लगा के राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, आ लेक्चरर इन LPU यूनिवर्सिटी। यहाँ मुझे कॉमा लगा के उसको ख़त्म नहीं करना, मुझे सेंटेंस ही मेरा ख़त्म हो गया है। मैंने यहाँ पे राम को बताया कि राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो राम के आगे मैंने कॉमा लगा दिया और कॉमा लगा के बताया कि राम कौन है। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको देख के अब मुझे कॉमा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी। मुझे यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे मैंने सिर्फ राम की इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे मैंने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बीच में 2 कॉमे यूज़ किए और एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन दी कि राम कौन है, और फिर मैंने एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन दी कि अपार्टमेंट किसका है, ये कौन सा अपार्टमेंट है। सो कुछ मुझे लगता है कि आपको शायद क्लियर हो जाएगा इससे कि कॉमा क्या कर रहा है और कॉमे की क्या सिग्निफिकेंस है इस सेंटेंस में। अब थोड़े से हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। हमारा सेंटेंस वो वाला जो हम लोग रीडिंग में करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, उसको रीडिंग से उठाया जिसमें कॉमे यूज़ किए गए थे। अब देखिए यहाँ भी कॉमे है, कॉमा शुरू किया और कॉमा एंड किया, और उसके बाद यहाँ पे भी कॉमा है। अब ये जो कॉमा है ये 3 वर्ड्स के डिफाइन करता है। ये बताता है कि सैल्पेटर, चारकोल एंड सल्फर। सैल्पेटर भी है, चारकोल भी है और सल्फर भी है। तो यहाँ पे सेंटेंस सैल्पेटर को नहीं बता रहा कि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो बता रहा कि ये और ये। पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो बता रहा है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस का पार्ट नहीं है लेकिन एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन है। वो आपको बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन सिग्निफिकेंस है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके सेंटेंस का पार्ट नहीं है। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे क्या बनेगा, जब हम लोग इस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे, ये जो रेड पार्ट है इसको एलिमिनेट करेंगे, तो आपका सेंटेंस आपके पास क्लैरिटी में आ जाएगा। और आपका सेंटेंस क्या होगा, इट इज प्रोबेबल दैट ब्लैक पाउडर वाज फर्स्ट कंपाउंडेड फ्रॉम इट्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ सैल्पेटर, चारकोल एंड सल्फर। ये सैल्पेटर, चारकोल एंड सल्फर की बेसिक इंग्रेडिएंट्स से कंपाउंड किया गया है। ठीक है जी, ये आपका हो गया सेंटेंस जब हमने इसको एलिमिनेट किया। पर ये क्या है, ये सिग्निफिकेंस तो है अपने आप में, पर ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है। सो होपफुली मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। आगे भी हम लोग जब रीडिंग करेंगे तो मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। अब मैंने हाइफन के बारे में बताना था आपको। अब देखिए यहाँ कॉमा है तो यहाँ पे मैं हाइफन भी लगा सकता हूँ। अब मैंने अगर हाइफन लगाया है तो मैंने हाइफन को ख़त्म भी, बंद भी करना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आया, ये भी वही काम, हाइफन भी वही काम करता है जो एक कॉमा करता है। सेम चीज हाइफन करता है। अगर मैंने राम के बारे में एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं उनको हाइफन में भी दे सकता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, राम हाइफन अ प्रोफेसर इन DAV कॉलेज। तो मैंने क्या किया, राम के साथ हाइफन लगा दिया और मैंने बताया अ प्रोफेसर इन DAV कॉलेज लिव्स इन एन अपार्टमेंट। अब यहाँ पे कॉमा लगाया है, कॉमे के बजाय यहाँ पे मैं फिर हाइफन डाल सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे मैं अगर कॉमा यूज़ कर लूँ तो भी वही चीज़ आती है, यहाँ पे मैं हाइफन लगा दूँ तो भी उसका सिग्निफिकेंस सेम ही है, तो भी वो कॉमे का ही काम करता है, पर स्टिल ये हमारे सेंटेंस का पार्ट नहीं है। ये वही काम कर रहा है हाइफन जो कॉमे काम कर रहा था। और मैंने आपको ये बताने की इसलिए कोशिश करना हो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अगर आपकी रीडिंग में ऐसा कुछ आ जाए तो आपने किस पार्ट को एलिमिनेट करना है और किस पार्ट को अपने सेंटेंस में रखना है, ताकि आपको पहले सेंटेंस समझ आ जाए। हाँ, ये तो नहीं कह रहा कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, हाँ ज़रूरी है, पर आपको सेंटेंस पहले क्लियर हो जाए, जो सेंटेंस है वो आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको इनकी भी इंफॉर्मेशन देखनी है कि इन हाइफन या कॉमा में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। सो
सो होपफुली मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जो कॉमा और ये जो हाइफन क्या कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने हाइफन यूज़ कर लिया और क्या किया, आई नो राम हाइफन अ लेक्चरर इन एलपी यूनिवर्सिटी, जो कि एक लेक्चर है एलपी यूनिवर्सिटी में, और हाइफन ने भी वही काम किया जो कॉमा ने किया। फिर बता रहा हूँ कि जो हाइफन के बाद इंफॉर्मेशन दी है वो एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन है, वो आपके सेंटेंस का पार्ट नहीं है, पर हाँ उसका अपने आप में कोई ना कोई इंपॉर्टेंस रोल जरूर है। ठीक है, होपफुली मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि उन स्टूडेंट्स को कैसे घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, वो कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो सेंटेंस था इसमें से ये पार्ट मैंने एलिमिनेट कर दिया था रेड पार्ट वाला, तो ये मेरा सेंटेंस निकल के आया था। अब जिनको तो समझ आती है वो तो समझ जाएंगे, अब जिनको नहीं समझ आती उनको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे मैंने दो तरीके अपनाए हैं, एक ये वाला ब्लैक वाला और एक ये रेड वाला। ये दो तरीके से मैंने ट्रांसलेट की है, दोनों के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा इसके बाद दोनों को समझा के ये बताऊंगा आपको कि कौन सा तरीका आपने यूज़ करना है और कौन सा तरीका काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके घर बैठे करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये ब्लैक वाले पार्ट की बात करते हैं। जब भी आपने ट्रांसलेट करना है आपने 3 या 5 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स को लेके ट्रांसलेट नहीं करना, या तो आप 3 लेंगे या फिर आप 5 वर्ड लेंगे, इससे ज़्यादा वर्ड्स को लेकर आपने ट्रांसलेट घर बैठ के नहीं करना। अगर आप पूरा का पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, जिनकी पकड़ अच्छी नहीं है इंग्लिश पे उनका सेंटेंस ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ कि आपने 3 से 5 वर्ड एक बार लेने हैं और उसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 3 वर्ड्स लिए, इट इज़ प्रॉबेबल, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये संभव है। ठीक है जी, ये संभव है, ये प्रॉबेबल है। ठीक है, दैट ब्लैक पाउडर, अब यहाँ पे मैंने क्या की ब्लैक पाउडर, अब यहाँ पे वॉज फर्स्ट कंपाउंडेड, अब क्या हो गया, कंपाउंडेड के बाद फ्रॉम आ गया और इंग्रेडिएंट्स के बाद ऑफ आ गया। अब ये थोड़ा सा जो फ्रॉम और ऑफ है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। जब भी फ्रॉम और ऑफ आता है इसके बाद का जो पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑफ के बाद ये आया और फ्रॉम के बाद ये आया। अब ये क्या होता है कि जब फ्रॉम या ऑफ वर्ड लग गया तो ये सेंटेंस थोड़ा सा घूम जाता है। क्या होता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इट से लेके ये पहले आ जाता है और ये जो पार्ट है फ्रॉम से पहले ये इसके सेंटेंस में इंग्लिश में बात कर। जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इस पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाती है, ये आगे पीछे हो जाते हैं, वरना वैसे तो सारे के सारे एक आधा वर्ड ही जो है वर्ब ही है वो आगे पीछे दिखती है, पर लेकिन अगर फ्रॉम आ जाए या ऑफ आ जाए तो इसके बाद क्या, जो इसके बाद वर्ड्स की बात की गई वो आगे पीछे हो जाते हैं ट्रांसलेट में। सो कंफ्यूज मत होना, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बहुत ही डिटेल में फ्रॉम और ऑफ बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए जब फ्रॉम और ऑफ किसी सेंटेंस में आए तो तब ट्रांसलेट कैसे करनी है। फिलहाल से हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट की बात करते हैं, अब फ्रॉम और ऑफ मैं आपको फिर बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए थोड़ा सेंटेंस आगे पीछे होगा तो क्या हुआ, ये संभव है, ये है कि ब्लैक पाउडर को सबसे पहले वॉज फर्स्ट कंपाउंडेड फ्रॉम इट्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ साल्पेटर, चारकोल एंड सल्फर। ये आगे पीछे हो गया तो मैंने क्या हुआ, इसके ये आ गया पहले, इसके क्या हो गया, अब ऑफ था तो ये भी उससे पहले आ गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसके बेसिक इंग्रेडिएंट जो है साल्पेटर, चारकोल और सल्फर से मिश्रित, कंपाउंडेड का मतलब होता है मिश्रित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे मैं मिश्रित यूज़ करूँ, शोरा यूज़ करूँ, लकड़ी का कोयला यूज़ करूँ, सल्फर यूज़ करूँ तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सेंटेंस, मेरे लिए समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुझे ट्रांसलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लैक वाला मेथड है ये मैं यूज़ नहीं करता और ना ही किसी को बोलता हूँ कि आप ये ऐसा मेथड यूज़ कीजिए। इतना तो डिटेल में अगर हम लोग करने लगे तो हमारी इंग्लिश कभी शायद इम्प्रूव हो ही ना, और अगर हो भी जाएगी तो बहुत टाइम लेगी। तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ, ये रेड वाला, मेरे में जो पार्ट मैं यूज़ करता हूँ रेड वाला यूज़ करता हूँ। कैसे, अब मैंने यहाँ पे देखिए प्रोबेबल का मीनिंग नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, संभव नहीं, यहाँ पे रेड में नहीं लिखा। अब मैंने देखिए साल्पेटर को मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, चारकोल को मैंने ट्रांसलेट नीचे वाले में नहीं किया, सल्फर को मैंने ट्रांसलेट नीचे वाले में नहीं किया। अब मैंने क्या किया, बहुत आसान इंग्लिश
मैंने ट्रांसलेट की है और मैंने इंग्लिश के वर्ड एज इट इज़ ही रहने दिए हैं। जो वर्ड्स थे जो मुझे ट्रांसलेट करने थे वो मैंने किए। वो कौन कौन से किए? ये किए मैंने, क्या किया, इट को ट्रांसलेट किया, ये इज़ को ट्रांसलेट किया है, दैट को ट्रांसलेट किया की, ठीक है। वो सबसे पहले वॉज फर्स्ट, सबसे पहले इसको मैंने ट्रांसलेट किया। इट्स, इसके, इसको ट्रांसलेट किया। फ्रॉम को मैंने से ट्रांसलेट किया। ईडी क्या है? ये ईडी कंपाउंडेड, ठीक है। अब ईडी लगा था तो मैंने ईडी को किया, ये किया गया था, ये मैंने ट्रांसलेट किया। यहाँ पे तो मैंने पूरा एज इट रखा, और वहाँ पे जब मैं इंग्लिश टू, जब मैं मिक्स करके ट्रांसलेट करूँगा, अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, मिक्सचर ट्रांसलेशन। क्या कुछ वर्ड्स इंग्लिश के एज इट इज़ यूज़ करो जिसको हमें ज़रूरत चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं है। हमें तो बेसिकली क्या ज़रूरत है, हमें ये समझना है कि इंग्लिश हमें क्या कह रही है, सेंटेंस हमें क्या कर रहा है, बस हमें ये समझना है। हमें वर्ड से कुछ लेना देना नहीं। हम लोग एक एक वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को एज इट इज रहने देंगे। जो ज़रूरी है, जैसे ईडी, ये ज़रूरी था, ठीक है, इसको मैंने ट्रांसलेट किया। मैंने आपको फिर दोबारा बताता हूँ, ईडी को मैंने ट्रांसलेट किया, फ्रॉम को मैंने ट्रांसलेट किया, ऑफ को मैंने ट्रांसलेट किया, इट को मैंने ट्रांसफर किया, इट्स को ट्रांसलेट किया सॉरी। और मैंने क्या किया, अपने लिए बहुत आसान बनाया कि मुझे एक एक वर्ड का डिक्शनरी में इसका मीनिंग नहीं ढूंढना। मुझे तो बस ये देखना है कि ये सेंटेंस मुझे क्या कर रहा है, बस इतनी मुझे समझ आ जाए, वर्ड्स की चाहे मुझे समझ चाहे ना आए। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये प्रोबेबल है कि ब्लैक पाउडर को सबसे पहले इसके सॉल्टपीटर, चारकोल और सल्फर के बेसिक इंग्रेडिएंट से कंपाउंड किया गया था। ये है मेरा मेथड। इसमें क्या हो गया, इसमें ट्रांसलेट करना ज़्यादा फास्ट है और मुझे सेंटेंस की समझ भी आ गई। मुझे ये सल्फर, ये शोरा, ये मुझे लकड़ी का कोयला, ये संभव, ये मुझे नहीं ज़रूरत, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं। मुझे तो बस इतना समझना चाहिए सेंटेंस क्या कह रहा है, और इसमें से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए मैं अपने वो यूज़ करके अपना आंसर ढूंढूं और आगे जाऊं। ये तो होगा मेरा फास्ट मेथड। और अगर मैंने ये ब्लैक वाला मेथड यूज़ किया तो मुझे इंग्लिश शायद इम्प्रूव करते करते 6 महीने लग जाए, पर इस मेथड से मैं विद इन फ्यू वीक्स घर बैठे ही अपने को इंग्लिश को इम्प्रूव कर लूँगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। होपफुली आपको अब काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। आगे हम लोग रीडिंग का एक पार्ट करेंगे जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में से कैसे आपने आंसर ढूंढना है, कैसे आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और कैसे आपने जिन लोगों को वीक है उनको कैसे करना है, अपने आप में घर बैठ के इसको सॉल्व कैसे करना है। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ये देखिए ये पैराग्राफ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। मैंने ये पैराग्राफ छोटा लिया हुआ है, इसलिए छोटा लिया है कि मैंने 1 से 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पे और आपको समझाना है। मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, ये आपने खुद करने हैं मेरे मेथड यूज़ करके घर बैठ के। तो यहाँ देखिए ये एक पैराग्राफ है, ये मैंने पैराग्राफ लिया और ये जो क्वेश्चन है मैंने ये सॉल्व करना है 1 और 2। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि इसके कीवर्ड्स मुझे इस पैराग्राफ में कहाँ, इस पैराग्राफ में मुझे ये जो 1 और 2 क्वेश्चन के कीवर्ड कहाँ मिलते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे क्या है, कीवर्ड्स कौन से, फायर, देमसेल्फ, चारकोल, बर्निंग लॉग्स और क्रिएट, दे कुड, ये मेरे कीवर्ड्स हैं कुछ। तो मैं यहाँ पे ढूंढा तो मुझे ये देखिए यहाँ पे मिला देमसेल्फ, ये रहा देमसेल्फ। आगे मैं गया अर्लीस्ट पीपल, यहाँ पे अर्लीस्ट पीपल नहीं थे फर्स्ट और 2 में। अब क्या आ गया, यहाँ पे बर्निंग लॉग्स भी आ गया, ये देखिए बर्निंग लॉग्स भी आ गया, यहाँ पे चारकोल भी आ गया, ये देखिए चारकोल भी आ गया। तो मुझे किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा कीवर्ड मिल जाए तो 100% है कि मेरा आंसर उसी सेंटेंस में है। मुझे कहीं और जाने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर भी नहीं करनी। अगर पैराग्राफ बहुत बड़ा होगा और मेरा जो ये आंसर है पहले और दूसरे का इसी सेंटेंस से मिल रहा है तो मैं इसके आगे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी पैराग्राफ में उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा यहीं से आंसर ढूंढूं। तो मैंने क्या किया, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं नीचे ले आया। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ रख दी,
फिर मैंने ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये जो सेंटेंस था ये मैं नीचे ले आया, यहाँ पे मैं ले आया क्वेश्चन को भी। अब मैंने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया और इसको मैंने अलग से ट्रांसलेट किया। अब आप देखिए मैंने क्या किया, अनएबल टू मेक फ्लेम्स फॉर देमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे फॉर था, अब यहाँ पे फॉर था तो मुझे ये 6 के 6 वर्ड इकट्ठे ही ट्रांसलेट करने पड़े। अब मैंने आपको क्या बोला, 3 से 5, अब यहाँ पे सिर्फ 6 वर्ड, मतलब एक ही वर्ड मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ा। वो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे फॉर था, 5वां वर्ड मेरा फॉर था। अब जब फॉर आता है तो ये आगे ये पीछे हो जाता, तो इसलिए मुझे ये नीचे इकट्ठे लाने पड़े 6 के 6। अब मैंने कहा अपने लिए, देमसेल्व्स अपने लिए, फॉर फ्लेम अपने लिए फ्लेम बनाने में असमर्थ, अपने लिए फ्लेम बनाने में असमर्थ, मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया। आगे कॉम आ गया, उसके बाद क्या किया, द अर्लीस्ट पीपल। अब मैंने क्या किया, अर्लीस्ट पीपल प्रोबेबली स्टोर्ड फायर्ड बाय कीपिंग स्लो बर्निंग लॉग्स। क्या किया आपने, अर्लीस्ट पीपल ने क्या किया, स्लो बर्निंग लॉग्स को अलाइट या पॉट्स में चारकोल रखकर आग को प्रोबेबली स्टोर किया। ये मैंने इसको ट्रांसलेट किया। अब देखिए मैंने आपको ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है, कैसे आपने इसको ट्रांसलेट करना है। अब एक एक वर्ड को ट्रांसलेट जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर आ गया, बाय आ गया, फ्रॉम आ गया, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो यहाँ पे देखिए 2 बार आया बाय, यहाँ पे भी आ गया बाय, यहाँ पे भी आ गया बाय, ये फॉर आ गया। जब ऐसे कुछ हो तो सेंटेंस आगे पीछे हो जाता है, तो ये मैं आपको डिटेल में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने क्या करना है। अब देखिए द अर्लीस्ट पीपल मैंने लिया, उसको ऐसे एज इट इज ले लिया। ने स्लो बर्निंग लॉग्स को, उन्होंने क्या किया, स्लो बर्निंग लॉग्स को, बाय कीपिंग स्लो बर्निंग लॉग्स, स्लो बर्निंग लॉग्स को अलाइट, अलाइट मैंने यहाँ पे लिख के यहाँ पे ये देखिए अलाइट आ गया, अलाइट या पॉट्स, इन पॉट्स, पॉट्स में चारकोल को रखकर आग को क्या किया उन्होंने, स्टोर किया। देखिए ये वर्ब होता है, और जो इंग्लिश का वर्ब होता है वो हिंदी में हमेशा एंड में आता है। ये शायद आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ब होता है ये जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ये सेंटेंस में बिल्कुल लास्ट में आता है। एक वर्ब होता है ये लास्ट में आता है, ये इज होता है, ये भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, ये लास्ट में आता है सेंटेंस के लास्ट में। देखिए ये मैंने कहा पूरे के पूरे सेंटेंस के लास्ट में, जो सेंटेंस हमारा ये जो सेंटेंस था इसके ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस आने वाला ये अलग है। अब इस सेंटेंस के एंड में ये आ गया स्टोर किया, तो उन्होंने क्या किया, बर्निंग लॉग्स को अलाइट या पॉट्स पे चारकोल रखकर आग को प्रोबेबली स्टोर किया। अब मैंने क्वेश्चन को भी ट्रांसलेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन को मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए टू मैंने क्या किया, ये मैंने ग्रीन में आपको ये बताने के लिए लिखा है कि टू का मतलब क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए टू का मतलब क्या है, टू का मतलब करना भी है, टू का मतलब को भी है, टू का मतलब लिए भी है, टू का मतलब बजाय भी है। देखिए टू के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जैसा हमारा सेंटेंस होता है वैसे ही हमारे टू का मीनिंग उस सेंटेंस के हिसाब से बन जाता है। अब जो दैट होता है, दैट क्या होता है, दैट जो भी होता है और दैट की भी हो सकता है। अब जैसा मेरा सेंटेंस होगा उसी हिसाब से दैट का मीनिंग हो जाएगा। दैट कहीं जो बनता है और कहीं वो की बनता है। पर आप देखिए मैंने इसको ट्रांसलेट कैसे किया है, दे ट्राई टू। अब देखिए यहाँ पे मैंने किया दे ट्राई टू, क्या उन्होंने ट्राई किया, क्या ये देखिए डैश ये बाद में ले, क्यों बाद में लेके आया, क्योंकि यहाँ पे टू आ गया था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ा। यहाँ देखिए उन्होंने ट्राई किया बर्निंग लॉग और चारकोल्स को डैश, दे ट्राई टू डैश बर्निंग लॉग्स और चारकोल। तो मैंने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया बर्निंग लॉग्स और चारकोल को डैश। टू मतलब क्या होगा, टू का मतलब हो गया यहाँ पे करना। ये देखिए मैंने आपको बताया कि टू का मीनिंग क्या है, करना, को, लिए और बजाय। तो मैंने यहाँ पे टू का जो मीनिंग निकला था वो करना निकला था। अब टू आ गया, टू के बाद ये आपका ब्लैंक आ गया, तो इसलिए मुझे आगे पीछे करना पड़ा। उन्होंने क्या किया, दे ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया बर्निंग लॉग्स और चारकोल को डैश करने की, डैश करने की। अब उसके बाद डैश आ गया, फिर डैश दैट। अब दैट जो और की मैंने दोनों लगा दिया ताकि आप देखिए कि इन दोनों में से क्या लगता है, ये आपने तय करना है कि जो लगता है कि यहाँ पे की लगता है, मैंने दोनों लगा दिए। अभी बताऊंगा कि ये जो बनता है या की बनता है, ये अभी बताऊंगा आपको मैं। देखिए फिर आप देखिए उन्होंने ट्राई किया बर्निंग लॉग्स और चारकोल को डैश करने की, डैश
जो भी लगा दिया, जो वह खुद क्रिएट कर सकते थे, और मैंने की भी लगा दिया। अगर मैं जो लगाता हूं यहां पे तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, जो वह खुद कर सकते थे। और अगर मैंने की लगा दिया तो की बनता है कि वह खुद कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या बनता है, अब जो यहाँ पे बनता है वो है की, जो नहीं यहाँ बनता। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, दोबारा देखिए, दे ट्राई टू, उन्होंने ट्राई किया, बर्निंग लॉग और चारकोल, बर्निंग लॉग्स और चारकोल को डैश करने की, डैश की वह खुद कर सकते थे, डैश की वह खुद कर सकते थे। अब देखिए ये मेरा ट्रांसलेट हो गया, ये मेरा जो मैंने पैराग्राफ से उठाया और ये जो मेरा क्वेश्चन था। अब मैंने क्या करना है, इसको नीचे ले आना, जो मैंने क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया था ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ और मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मुझे क्या है, अब मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी आ गई। ये मेरे पास इन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स दी हैं कि आपने इनमें से जो वर्ड बनते हैं वो लगाने हैं इसमें उठा के। अब देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ये जो सारे वर्ड्स जो ये अब मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा। इसमें से ये जो वर्ड्स हैं इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा, ये वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं और हमें इन सिनोनिम में से फिट करना है यहाँ पे जो आंसर बनता है। ये सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं रीडिंग में। मैं डिफ़िकल्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, और ट्रांसलेट करने के बाद आपके लिए और भी इजी हो जाएगा आपको करना। अब क्या है, अब ये जो है ये डिफ़िकल्ट होते हैं इसलिए इनके वर्ड्स भी हमें समझ आने चाहिए। इनके वर्ड्स का मीनिंग क्या है, जिस किसका ईजी है वो तो ठीक है, जिसका नहीं है उसको हमने ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग समझना है, पर यहाँ पे नहीं, ये आपने घर पे करना है। तो अब क्या है, अब मेरे पास दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आ गई जो क्वेश्चन में, सॉरी जो पैराग्राफ में दी थी, और ये भी आ गई जो क्वेश्चन में दी थी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है यहाँ से निकाल के। तो मेरा क्या बनता है, यहाँ पे देखिए, उन्होंने ट्राई किया बर्निंग लॉग्स और चारकोल को क्या करने की कोशिश की थी, यहाँ पे उन्होंने प्रॉबली स्टोर करने की कोशिश की थी, उन्होंने आग को शायद स्टोर किया। तो उन्होंने क्या ट्राई किया, बर्निंग लॉग्स और चारकोल को स्टोर करने की कोशिश की। उन्होंने शायद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्निंग लॉग्स और चारकोल को डैश करने ट्राई मतलब कोशिश की। तो कोशिश क्या की उन्होंने यहाँ पे, स्टोर करने की। तो स्टोर का यहाँ पे क्या आंसर मीनिंग निकलेगा मेरा, यहाँ पे प्रिजर्व, सॉरी प्रिजर्व। प्रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, प्रिजर्व का मीनिंग होता है स्टोर, ये प्रिजर्व का मीनिंग होता है स्टोर। तो मैंने क्या लिखना है, उन्होंने ट्राई किया बर्निंग लॉग्स और चारकोल को क्या करने की, प्रिजर्व करने की। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा। डैश की वह खुद कर सकते थे, अब ये डैश की वह खुद कर सकते थे, अब ये क्या कर सकते थे, खुद, खुद कहाँ है मेरे लिए। अब देखिए इसमें था अपने लिए, यहाँ पे ये देखिए, अब ये कॉमे से पहले जो सेंटेंस था, अब ये जो लास्ट में है, ये मेरा आंसर, जो इसका आंसर है वो इस सेंटेंस में है। कॉमे के बाद सेंटेंस मेरा चेंज हो गया, कॉमे के बाद ये मेरा नया सेंटेंस हो गया। तो मुझे क्या है, कॉमे से पहले पहले जो सेंटेंस था उसमें इस सेंटेंस का आंसर ढूंढना है जो मांगा गया है। तो मैंने क्या यहाँ पे किया, मैं खुद क्रिएट कर सकते थे। अब क्या कर सकते थे, क्रिएट फ्लेम, फ्लेम वो क्रिएट कर सकते थे, जो कि नहीं यहाँ पे आता। अब क्या थे यहाँ पे था असमर्थ। वो क्या थे यहाँ पे, अपने लिए फ्लेम बनाने में वो क्या थे, असमर्थ थे। तो असमर्थ थे। अब मुझे क्या कि वह खुद क्रिएट कर सकते, असमर्थ थे कि यहाँ पे क्या बनता है, असमर्थ थे कि वह खुद क्रिएट कर सकते थे। अब असमर्थ का क्या है, अब मेरे को यहाँ पे आ गया असमर्थ, अनएबल। असमर्थ कौन, किसका मीनिंग था, ये था अनएबल का। तो मुझे ढूंढना है अनएबल का, यहाँ पे मुझे सिनोनिम ढूंढना है। तो अनएबल का क्या मतलब, अनअवेयर। अनअवेयर का मीनिंग आपको बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। अनअवेयर यहाँ पे क्या, अनअवेयर कि वह खुद क्रिएट कर सकते हैं। अनअवेयर मतलब कि उनको पता ही नहीं था कि वह खुद क्रिएट कर सकते हैं। अनअवेयर मतलब ना समझ थे कि वह खुद क्रिएट कर सकते। तो क्या बना, ये पूरा आंसर क्या बना, उन्होंने ट्राई किया बर्निंग लॉग्स चारकोल को प्रिजर्व करने की, ये ना समझ थे कि वह खुद क्रिएट कर सकते। उनको ये समझ ही नहीं थी कि वह ये खुद क्रिएट कर सकते हैं। और जब उनको समझ नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, इसको स्टोर करने की कोशिश की। समझ लगी आपको, होपफुली। देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने ढूंढना है घर बैठ के, कैसे आपने अपने आंसर्स को
अपने आंसर को ढूंढना है, कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और ट्रांसलेट करके अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा घर बैठ के अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को समझना है तो आपको पहले उसको अपनी लैंग्वेज में समझना होगा, फिर ही हम उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो होपफुली मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आगे भी मुझे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।